रीजनल कंडीशंस पार्ट 1.1 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट रीजनल कंडीशंस ऑफ एल्बो रीजन, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, बॉक्सर्स एल्बो, लिटिल लीग्स एल्बो, ओलिक्रोनन बर्साइटिस, क्यूबिटल वेल्गस एंड क्यूबिटल वायरस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेनिस एल्बो के बारे में इन दीज फॉलोइंग पॉइंट्स, दैट इज बेसिक्स, हिस्ट्री, डेफिनेशन, causes, pathophysiology and stages related symptoms, clinical features, clinical tests, radiographs and treatment. In today's video, we will discuss up to the causes of the tennis elbow. बेसिक्स की बात करें तो एल्बो रीजन एक बहुत कॉम्प्लेक्स रीजन होता है जहां पर आर्म और फोर आर्म एक दूसरे से मीट करते हैं और ये रीजन बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है इन आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज एंड स्पेशली इन एथलेटिक मूवमेंट्स like lifting, pushing and rotating the forearm. एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट के बीच में जो एक्सटेंडेड रीजन होता है उसे फोरआर्म कहते हैं, जिसके अंदर रेडियस और अल्ना बोन प्रेजेंट होती है। ये बोन एक दूसरे से आर्टिकुलेट करके ऊपर की तरफ सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट बनाते हैं और नीचे की तरफ इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट बनाते हैं। और अपर लिम्ब का सबसे डिस्टल पार्ट की बात करें तो वो होता है हैंड, जिसकी वजह से हम डाइवर्स एक्टिविटीज को कैरी आउट कर पाते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये एक्टिविटीज कैसे कैरी आउट होती है? बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। सो फोर आर्म की मसल्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म, जो कि आगे की तरफ प्रेजेंट होती है, विच इज ऑल्सो नोन एज फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, बिकॉज इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से रिस्ट के अंदर फ्लेक्शन मूवमेंट देखने को मिलता है। देयरफॉर दे आर कंसीडर्ड एज फ्लेक्सर कंपार्टमेंट मसल्स। एंड देन देयर इज मसल्स ऑफ बेक ऑफ फोरआर्म, जो फोरआर्म के पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है, विच इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, बिकॉज इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से रिस्ट के अंदर एक्सटेंशन मूवमेंट देखने को मिलता है। देयरफॉर दे आर नोन एज एक्सटेंसर कंपार्टमेंट मसल्स। ये फोरआर्म रीजन का डायग्राम है एंड इट इज द समरी ऑफ द ऑल द मसल्स ऑफ द फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की बात करें तो इसके अंदर टोटल 8 मसल्स होती है, जो कि सब डिवाइडेड होती है इनटू सुपरफिशियल मसल्स, जो कि ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है। इसके अंदर आती है प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पाल्मारिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। और डीप मसल्स, जो सुपरफिशियल मसल्स के भी डीप प्रेजेंट होती है, विच आर 3 इन नंबर, दैट इज फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की बात करें सो देयर आर टोटल 12 मसल्स which are subdivided into superficial muscles which are 7 in number. इसके अंदर आती है एनकोनियस, ब्रेकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, extensor carpi ulnaris. And the deep muscles, which are 5 in number, that is supinator, abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus and extensor indicis. ये है फ्रंट ऑफ फोरआर्म की मसल्स। दीज आर सुपरफिशियल मसल्स एंड दीज आर डीप मसल्स। अगर हम इन मसल्स के ओरिजिन की बात करें तो फ्लेक्सर मसल्स का कॉमन ओरिजिन पॉइंट होता है, विच इज नॉन एज मीडियल एपिकोंडाइल, जो कि ह्यूमरस के ओवरमोस्ट पार्ट के यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये मसल्स कॉमनली सारी उसी पॉइंट से ओरिजिन करती है और डिस्टल हैंड और रिस्ट रीजन के अंदर इंसर्ट करती है। और इन्हीं मसल्स के ओवर यूज होने की वजह से मीडियल साइड ऑफ द एल्बो रीजन के अंदर पेन और टेंडरनेस देखने को मिलता है, जिसको हम गोल्फर्स एल्बो बोलते हैं, जिसको हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। देयर इज बेक ऑफ फोरआर्म और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, जहां पर ये है सुपरफिशियलिस मसल्स और ये है डीप मसल्स। इन मसल्स का भी एक कॉमन ओरिजिन पॉइंट होता है, दैट इज लेटरल एपिकोंडाइल, जो कि ह्यूमरस के लेटरल साइड में लोअर मोस्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है। यहाँ से ये सारी एक्सटेंसर मसल कॉमनली ओरिजिनेट करती है और डिस्टल हैंड और रिस्ट रीजन के अंदर इंसर्ट करती है। इन मसल्स के ओवर यूज होने की वजह से लेटरल साइड ऑफ द एल्बो रीजन के अंदर पेन और टेंडरनेस देखने को मिलता है। उसी कंडीशन को बोलते हैं टेनिस एल्बो, जो कि हमारे आज का टॉपिक है। तो हिस्ट्री की अगर बात करें तो टेनिस एल्बो कंडीशन जो है वो सबसे पहले दूसरी कंडीशन से डिस्क्राइब्ड हुई थी, दैट इज राइटर्स क्रैम्प बाय रेंज इन 1873। राइटर क्रैम्प एक कंडीशन होती है जिसमें हैंड और फिंगर्स की मसल, बेसिकली फोरआर्म मसल्स के ओवर यूज होने की वजह से, मेनली बिकॉज ऑफ राइटिंग, इन मसल्स के अंदर स्ट्रेन और पेन देखने को मिलता है और उसी कंडीशन को बोलते हैं राइटर्स क्रैम्प। इस कंडीशन को बाद में मैड्रिस ने टेनिस एल्बो का नाम दिया।
वाई? बिकॉज टेनिस एल्बो भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रिस्ट और आर्म मूवमेंट्स के रिपीटेडली होने की वजह से, जो कि मेनली टेनिस प्लेयर में देखने को मिलता है, स्पेशली इन बैकहैंड स्ट्रोक्स जहाँ पर रिस्ट का एक्सटेंशन देखने को मिलता है, उसकी वजह से कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन जो प्लेस होता है दैट इज लेटरल एपिकॉन्डाइल, वहाँ पर पेन और टेंडरनेस देखने को मिलती है. But it doesn't mean that it will only affect the tennis player. It can affect anyone who frequently uses their forearm muscles, not just tennis players. डेफिनेशन की बात करें तो टेनिस एल्बो सिंड्रोम के अंदर लेटरल, मीडियल और पोस्टीरियर एल्बो सिम्टम्स, सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, बट सबसे मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड जो एरिया होता है वो लेटरल होता है, दैट इज लेटरल टेनिस एल्बो विच इज नोन एज द क्लासिकल टेनिस एल्बो. इस कंडीशन के अंदर रिपीटेटिव स्ट्रेस की वजह से एल्बो के लेटरल साइड में पेन और टेंडरनेस देखने को मिलता है. देयरफॉर दिस कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस. बेसिकली सर्टेन एक्टिविटीज की वजह से कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन मसल्स के रिपीटेटिव यूज होने की वजह से लेटरल साइड ऑफ द एल्बो जहाँ से वो ओरिजिनेट करते हैं वहाँ पर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस और टेनिस एल्बो. So it is primarily a muscular problem which involves overuse or strain of the muscles and tendons that attached to the lateral epicondyle of the humerus, and most particularly the extensor carpi radialis brevis muscle. टेनिस एल्बो के कोजेस की बात करें तो फर्स्ट इज एपिकॉन्डाइलिटिस, मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द एपिकॉन्डाइल. ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रिपीटेटिव यूज ऑफ द और ओवर यूज और स्ट्रेन ऑफ द मसल्स एंड टेंडन्स दैट अटैच्ड टू द एपिकॉन्डाइल. सो इस कंडीशन के अंदर रिपीटेटिव यूज होने की वजह से कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन मसल्स में एंड मोस्ट स्पेसिफिकली एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस टेंडन के अंदर सिंगल और मल्टीपल टीयर्स देखने को मिलते हैं. So this condition can cause tennis elbow. Second is inflammation of adventitious bursa. bursa एक fluid filled sac होता है जो कि common extensor origin और radiohumeral joint के बीच में present होता है, जो कि टेंडन्स और बोनी सेगमेंट्स के बीच में फ्रिक्शंस को कम करता है और मूवमेंट्स को स्मूथ करता है. अगर उस बर्सा के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेगा, जिसकी वजह से कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन के ऊपर भी प्रेशर आ सकता है, उनके ऊपर स्ट्रेस आ सकता है, दे कैन गो इनटू स्ट्रेन, जिसकी वजह से टीयर्स भी हो सकते हैं, दैट कैन लीड टू द कंडीशन दैट इज टेनिस एल्बो. देन देयर इज कैल्सिफाइड डिपॉजिट्स. अगर इन टेंडन्स के अंदर बिकॉज ऑफ द रिपीटेटिव यूज, सो इस सिचुएशन के टाइम टेंडन्स अपने आप को हील करने के लिए कभी कभी कैल्शियम को भी डिपॉजिट करते हैं, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज कैल्सिफाइड डिपॉजिट्स इन द कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, and that can lead to a condition known as tennis elbow. Then there is पेनफुल एन्यूलर लिगामेंट. एन्यूलर लिगामेंट एक राउंड लिगामेंट होता है जो कि रेडियल हेड के सराउंडिंग प्रेजेंट होता है, विच हेल्प्स टू होल्ड द रेडियल हेड ऑन इट्स पोजिशन. मेनली एन्यूलर लिगामेंट के सराउंडिंग एक साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि एल्बो जॉइंट को साइनोवियल फ्लूइड प्रोवाइड करती है, जिससे कि स्मूथ मूवमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड होता है जॉइंट को. अगर उस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, मीन्स उसकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से एन्यूलर लिगामेंट में प्रेशर पड़ सकता है, जिससे कि पेनफुल एन्यूलर लिगामेंट जैसी कंडीशन हो सकती है. इसकी वजह से जो फोरआर्म के मूवमेंट्स वो रिस्ट्रिक्ट होंगे, कॉमन एक्सटेंसर मसल्स के ऊपर स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन की वजह से टीयर्स आ सकते हैं, एंड दैट कैन लीड टू अ कंडीशन दैट इज टेनिस एल्बो. नेक्स्ट इज पेन ऑफ न्यूरोलॉजिकल ऑरिजिन. न्यूरोलॉजिकल ऑरिजिन की वजह से भी जो एल्बो रीजन्स के अंदर जो नर्व्स होती है उनके अफेक्ट होने की वजह से भी टेनिस एल्बो जैसा एक पेन देखने को मिल सकता है in conditions such as cervical spine affection or radial nerve entrapment. It's not actual tennis elbow pain, but these conditions can cause pain at the lateral aspect of the elbow region. Then causes in tennis players. Now the question arises, why it is only known as tennis elbow? Because टेनिस एल्बो की बात करें या फिर गोल्फर्स एल्बो की बात करें, दोनों के अंदर रिस्ट के फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों देखने को मिलते हैं, बट इसी कंडीशन को क्यों टेनिस एल्बो बोला है? बिकॉज टेनिस की बात करें तो स्पेशली इन द बैक हैंड स्ट्रोक, उस कंडीशन के अंदर रिस्ट का एक्सटेंशन ज़्यादा होता है. रिस्ट का एक्सटेंशन करने पर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द एल्बो पर ज़्यादा स्ट्रेस आता है, देयरफॉर दिस कंडीशन इज नोन एज टेनिस एल्बो. और ये मोर देन 1/3 टेनिस प्लेयर को अफेक्ट करती है ये प्रॉब्लम ओवर दी 35 ईयर्स ऑफ एज, मेनली बिकॉज ऑफ दी खेलते टाइम कुछ गलत टेक्निक्स को यूज़ करने की वजह से ये कंडीशन देखने को मिल सकती है.
and then there is non-tennis players. Ironically, tennis elbow is more common in non-tennis players such as housewives, carpenters, miners, drill workers because of the repetitive use of forearm muscles while doing these activities. So here are some fun facts. इंडियन क्रिकेटिंग लेजेंड सचिन तेंदुलकर एंड मिस्टर श्रीशांत, इनको ये कंडीशन हुआ था विच मेक दिस कंडीशन मोर पॉपुलर अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड. इंडियन हाउसवाइफ्स की अगर बात करें तो दीज आर द थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप हु सफर फ्रॉम दिस कंडीशन. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दिस इज मोर कॉमन इन नॉन टेनिस प्लेयर. So it is commonly seen in housewives who are engaged in repetitive household activities such as lifting, gripping, cleaning, or other manual chores that involve repetitive wrist and arm movements. Now question for you is, if housewives are the third largest group suffering from this condition, then who are the first and the second group who get more affected by this? If you answer it correctly, then I will provide you the notes of this PDF for free. So comment down. देन देर इज कंप्यूटर रिलेटेड इंजरीज, मीन्स जो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स होते हैं उनके अंदर रिसेंटली ये बहुत एक इमर्जिंग कंडीशन देखने को मिलती है अक्रॉस द ग्लोब बिकॉज ऑफ देयर रिपीटेटिव स्ट्रेस on the forearm muscles while using laptops and mouse. Here is the snapshot of what we have already discussed till now, that is definition and the causes of the tennis elbow. Next part में हम discuss करेंगे about the pathophysiology and related symptoms of the tennis elbow. Till then, thanks for watching.